जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, एक चीज़ देखिए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं इस शो की टोन को सैड रखूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो पेरेंट्स जिनके यहाँ ऑटिस्टिक बच्चे अगर हैं उनको सैड होने की ज़रूरत है। येस, मैं शो के आगाज़ में इसलिए होगी बिकॉज आई हैव अ पर्सन इन माई फैमिली, और मैं गैरों की क्या बात करूं, मैंने अपनों को भी देखा है कि अपनों उसको कितना मिसट्रीट करते हैं। तो एक मेरे दिल में वो कहते हैं ना कि आप समझ लें कि एक कसक है, एक मुझे अंदर से गम है, गुस्सा है कि क्यों लोगों के अंदर ये एम्पैथी नहीं आई, और क्यों हम पाकिस्तान में देखते हैं कि अगर आपका बच्चा सिविली ऑटिस्टिक हो, अगर सिविली ऑटिस्टिक से मेरे मुराद ये है कि अगर वो बच्चा लाउड हो जाता है, वो ज़्यादा हजूम में जाके वो ट्रिगर हो जाता है और वो अपने आप को मारना शुरू कर देता है, तो लोग बजाय ये कि लोग माँ बाप की सपोर्ट को पहुँचें और माँ बाप को बताएं कि नहीं इट्स ओके, वी विल डील इट। एंड अगर वी भी नहीं कह सकते तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, आप कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा, बच्चा है, कुछ नहीं है, बच्चा है। यही एक लाइन बहुत मैटर करती है। अच्छा, सबसे पहले तो देखें हम पेरेंट्स को ये ब्रेक कैसे करते हैं कि आपका बच्चा किसी स्पेक्ट्रम पे है, ये बड़ा मैटर करता है, क्योंकि द वे यू ब्रेक इट वो आगे से पेरेंट्स की बहुत सारी चीज़ें बनाता है, संवारता है। और अगर आपने कभी ऐसी बुरे तरीके से, जैसे अक्सर स्कूलों में बुला के जिस तरह से माँ बाप को बताया जाता है कि सॉरी, हम आपका बच्चा नहीं रख सकते क्योंकि आपके बच्चे अपना ज़रा टेस्ट करवाएं, आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, तो वो माँ बाप ब्रेक हो जाते हैं जिस तरीके से उन पर ब्रेक करे होते हैं। कितना इंपॉर्टेंट इसको एक सही तरीके से माँ बाप तक पहुँचाना, कन्वे करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माँ बाप जब भी हमारे पास आते हैं ना, तो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलार्मिंग साइंस होती हैं वो लेकर आते हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्कूल से ही रेफ़र होकर आते हैं, स्कूल में ही उनको, क्योंकि प्री नर्सरी में जब बच्चा जाता है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है बहुत सारी चीज़ें कि वो वहाँ जाके अपने पीयर से सोशलाइज करेगा, एक सर्कल में बैठेगा, एक उसका एक प्ले मैनर होगा, और यही सारी चीज़ें हैं जो ऑटिज़म में मिसिंग हैं। तो जब वो उस एक तरीके, ख़ास तरीके से खेल नहीं रहा होता जो कि एक प्ले का तरीका है, बाकी सारे जो अपने पीयर्स हैं, अपने जो क्लास फेलोज़ हैं, उनसे हट के बैठा होता है, उनका पार्ट नहीं बनता, फिर अगर उसके ऊपर उसके लिए लोड डाला जाता है तो फिर वो वाली चीज़ है कि वो शाउट करना शुरू कर देता है, वो थ्रो करना शुरू कर देता है, और उसके बाद ये होता है कि पेरेंट को स्कूल से रेफ़र किया जाता है कि आपका बच्चा जो है वो थोड़ा सा ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये आ रही हैं, तो आप इसको चेक कराएँ। पेरेंट्स आते हैं बहुत परेशानी के, क्योंकि बेसिकली देखें जब उनको स्कूल से भेजा जा रहा होता है तो आजकल आपको पता है कि पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी पसंद के स्कूल में अपने बच्चे को भेजना, और वहाँ से उसको ये एक तरह का पार्शल विड्रॉल मिल रहा होता है कि अगर कुछ खुदा ना खास्ता ऐसी साइन आ गई। अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट देयर आर स्कूल्स अभी भी कि जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उन्हें इनको अपने स्कूल का पार्ट बनाना है। तो वो जब हमारे पास उन्हें भेजते हैं रेफर करके, जब तक ये बच्चे स्कूल का पार्ट नहीं बनेंगे नॉर्मल स्कूल, बिल्कुल, जैसे जवेरिया ने कहा कि बाहर तो बच्चे उन्हीं स्कूल में जाते हैं, बाकी बच्चों के अंदर एम्पैथी डेवलप कैसे होगी, हम वो सोसाइटी कैसे बना पाएंगे जहाँ पे ये लोग इंक्लूड हो। अच्छा, ये बताया मुझे कि जैसे बाहर 3 साल तक ना फ्री होता है थेरेपी बच्चों की, जो है इस तरह के बच्चे जो होते हैं उनकी 3 साल तक, उनको कैसे पता चल जाता है पैदा होते ही कि बच्चे? अच्छा, ये हमने शुरू में भी जब बात की थी कि बहुत सारे अर्ली साइंस ऐसे होते हैं कि हमारे पास कुछ पेरेंट आए जिन्होंने 12 मंथ्स में, 13 मंथ्स में भी फील कर लिया कि ड्यूरिंग फीडिंग बच्चा कनेक्शन नहीं बना रहा, माँ के साथ जुड़ के नहीं बैठा हुआ, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा। 9 मंथ 10 मंथ्स के बाद यूजुअली बच्चे जो हैं ट्रैक करने लगते हैं पेरेंट की मूवमेंट को, पॉइंटिंग करने लगते हैं, फिंगर पॉइंटिंग करने लगते हैं, ये चीज़ें मिसिंग होती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल है इसीलिए अवेयरनेस का, क्योंकि अगर हम ऑटिज़म की बात करें तो जितना जल्दी हम इंटरवीन करेंगे उतना ही ज़्यादा सक्सेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहाँ तो स्पीच थेरेपी भी शुरू कर देते हैं बिल्कुल। हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, और इसमें फिर अवेयरनेस का बहुत रोल है कि सोसाइटी में हमारे यहाँ वो लोग भी बहुत मौजूद हैं जो कि कहते हैं कि अगर ये देर से नहीं बोला कोई बात नहीं, इसका तो फादर भी देर से बोला था, इसकी तो मदर भी देर से हमारे तो फैमिली में ट्रेंड ही ये है कि लड़के देर से बोलते हैं, क्योंकि ऑटिज्म बहुत कॉमन है लड़कों में। ठीक है जी, ये भी पूछा जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब तो लड़कियों में भी मेरा ख्याल है। अच्छा, पता है क्या, जन्नत जब पैदा हुई थी ना तो जन्नत बहुत जल्दी बोल पड़ी थी, उसने बहुत जल्दी बोलना शुरू किया था, लेकिन वो चलना उसने देर से शुरू किया था। तो मुझे तो इतनी टेंशन थी जब वो पैदा हुई, कब बोलेगी कब बोलेगी कब बोलेगी, डॉक्टर साहब से बार बार पूछ रही, डॉक्टर साहब बोल रही, डॉक्टर साहब हंस रहे हैं, कह रहे हैं अभी टाइम लगेगा।
फिर चलने के लिए मुझे टेंशन हुई कि चल क्यों नहीं रही, चल क्यों नहीं रही। डॉक्टर साहब ने कहा चल लेगी, चल मुझे लेगी। लगता है पहले बच्चे को लेके टेंशन होती है, दूसरी बात है जब बच्चा अगर हेल्दी भी हो तो वो आराम से 13वें महीने में चलना शुरू किया उसने, 13 months था विच इज नॉर्मल। नॉर्मल। लेकिन मुझे लग रहा था क्योंकि मेरे बहनों के मतलब बच्चे जो हैं, कजन्स जो हैं, उनके जल्दी चल पड़े थे। और कुछ लोग भी परेशान करते हैं ना थोड़ा। हाँ तो अच्छा, मुझे भी जैसे कुछ लोग, जैसे मैंने भी 10 माह में, मैं अम्मी में बताती मैं भागती थी, तो मुझे किसी ने बता दिया कि हमारी बच्ची तो 8 माह में भागती थी। मैंने कहा ये ज्यादा हो गया ये 8 माह में थोड़ा ज्यादा हो गया कि 8 माह में भागती थी। मेरी बेटी ने भी जब वो साल का हुआ तब उसने, अच्छा मुझे ऐसा But I लगता है think you've been an alert parent, right? अच्छा ये बच्चे बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मैंने जितने बच्चों को देखा है बहुत जीनियस होते हैं, और जैसे जैसे वो बढ़ते रहते हैं वो पता चलता रहता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड का बच्चा है, उससे आप दुनिया के किसी भी पॉलिटिक्स के बारे में, किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में, किसी भी मुल्क के आप उससे पूछो, उसको सब पता है, क्योंकि इनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो ना, बिल्कुल, इनको अगर आप वो चीज़ फराहम करें तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को इतनी ज़्यादा डीपली उसके रिसर्च करते हैं कि उनको हर चीज़ पता होती है। तो मैं हैरान हो जाती हूँ, मैं किसी भी मुल्क का बोलूँ उसको सब पता है। तो हम ये भी कर सकते हैं, अगर हम जैसे हम मुसलमान हैं तो हमारे पास तो ये भी चीज़ है कि हम उनको कुरान पाक हिफ्ज़ करा लें, बहुत अच्छी मेमोरी, क्योंकि ये बच्चे रिपीट ज्यादा करते हैं ना Photographic चीजों memory को। इनकी बहुत तेज होती है। My own Cards के son जरिए और is a उसके जरिए, mathematician. हाँ। You give him the years and he can calculate your age. By the time आप calculator पे जा रहे होंगे, he will give you the exact accurate number, like Matilda in mathematics. अब देखिए मैं यही मैं जरा पेरेंट्स को जरा हौसला यहाँ पे भी देना चाह रही हूँ कि अक्सर पेरेंट्स को Extra लग रहा होता है genius कि होते हैं। अगर आपके बच्चे ऑटिस्टिक हो, अगर आपने बिग बैंग थ्योरी देखी हो तो उसमें जो शेल्डन होता है, तो शेल्डन की ऐसी बहुत सारी चीजें आपको ऐसा लग रहा होता है कि वो ऑटिस्टिक, क्योंकि उसको टच उसको अच्छा नहीं लग रहा होता, कुछ लाइट्स वगैरह, वो एक पर्टिकुलर चीजों के साथ उसका एक अपना कुशन होता था वो, और वो जीनियस था दिखाते। वो 13 साल की उम्र में एक बच्चा PhD कर लेता है, तो वो इतना जीनियस था। सो ये आप अवेयरनेस होना जरूरी है कि जी कितने माइल इसके ये जानना जरूरी है कि वो बच्चे का रुझान किस तरफ है। यस एग्जैक्टली, ये बच्चे आगे एक्सेल करते हैं ना अगर देखा जाए तो। देखिए ऑटिज्म को अगर अब देखा जाए तो इसको ASD कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो स्पेक्ट्रम के जैसे डिफरेंट शेड्स होते हैं। तो जैसे मिस जवेरिया ने भी कहा, सर ने भी कहा कि उनका बच्चा मैथ्स में जीनियस है, तो इनकी कोई ना कोई ऐसी, तो इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि हम इनकी नीश आइडेंटिफाई कर सकें कि इनका कोर क्या है, इनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो उसमें यह है कि बच्चे जीनियस होते भी हैं, और लेकिन उसमें जहाँ हमें ऑटिज़म को समझना ज़रूरी है, वहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि ऑटिज़म समटाइम्स अकेला नहीं होता, उसके साथ ट्विन डायग्नोसिस भी होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ होती है जो कि बच्चे की लर्निंग को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, वो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट होती है। तो जब भी ऑटिज्म डायग्नोज होता है तो डायग्नोसिस में ये लिखा हुआ होता है दैट द चाइल्ड इज़ विद इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट और विदाउट इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। इफ़ अ चाइल्ड इज़ विदाउट इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो आगे जाएगा, वो मेन स्ट्रीम भी कर जाएगा, वो स्कूल में भी। और अब हमारे पास तो मैंने कहा ना कि अवेयरनेस बढ़ने से फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं। CIE जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप उन्हें ये बताएं कि आपका बच्चा जो है वो इस डिफरेंट एबिलिटी के साथ है कि उसको ऑटिज्म है या ADHD है, तो दे विल प्रोवाइड देम एन एक्स्ट्रा टाइम। वो एग्जाम के दौरान उनको अगर ADHD है बच्चा तो उसको रोमिंग भी अलाउ करते हैं, उसको फिजिटिंग भी अलाउ करते हैं ताकि वो काम डाउन हो जाए। अच्छा मैंने एक चीज़ देखी है कि अभी जो हमारी जो जेनजी जो हमारी है, आप जैसे मेरे बच्चे हैं, वो इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं, उनको इस बारे में सब कुछ पता है। मेरे बच्चे जब भी किसी से मिलते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, और वो जब उनको पता चलता है तो वो हमें भी कहते हैं आप लोग नॉर्मल रहिएगा सर। मैं कहती हूँ हाँ हाँ हमने ही तुम्हें सिखाया है। लेकिन एक चीज ऐड करूँ आपके साथ, आई एग्री विद हर। आज की जनरेशन इज वेरी टॉलरेंट, बट उनके जो पेरेंट की जनरेशन है, आई एम सॉरी टू से, उनको हमें आप लोगों की सिंपैथी नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए। मैंने लोगों को देखा है कानों पे हाथ लगाते हुए, मैंने लोगों को देखा है अच्छे, जैसे आपने कहा कि रिलेटिव्स, रिश्तेदार, फ्रेंड्स शक्लें बनाते हैं। भाई तो हम बड़ा, आप ना बुलाएं हमें, बिल्कुल, लेकिन अगर आप हमें बुला रहे हैं, वो खुद ही है एक्चुअली। माय अनफॉर्चुनेट पार्ट इज
उस जनरेशन को, बच्चों से ज्यादा उस जनरेशन को ट्रेन करना जरूरी है जो पेरेंटल है, बिल्कुल, बिकॉज दे आर वेरी इंसेंसिटिव, द वर्ड्स आर वेरी हार्श, और आपने रियलाइज नहीं किया, आई एम सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, आप पेरेंट भी उतना ही बुरे तरीके से ट्रॉमेटाइज्ड हुआ है, बिल्कुल, उसको भी हीलिंग वर्ड्स चाहिए, इंकरेजिंग वर्ड्स चाहिए आपके पास। आप लोग एक रुथलेस सोसाइटी के अंदर, और आप बिलीव कीजिएगा वेस्ट के अंदर रिस्पेक्ट देखें आप, वो गाड़ी भी आपके लिए पार्किंग अलग, डिसेबल्ड के लिए पार्किंग अलग होती है, आपका बच्चा किसी स्पेशल नीड का हो या डिफरेंट नीड का हो, वो आपको फर्स्ट पहले प्रेफरेंसेस देते हैं। एयरप्लेन्स के अंदर नाउ एमिरेट्स वालों ने बोला है वॉशरूम्स अलग हैं, दे विल गो आउट ऑफ द वे। हमने सिर्फ जहाज में रिक्वेस्ट की थी कि हमारे बच्चे को वो सीट चाहिए, विंडो सीट चाहिए, देयर वाज ने इमीडिएटली एयर होस्टेस ने कहा वी नीड टू टेक केयर ऑफ, हमें इनको देना है आपके पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर नहीं। यहाँ पे तो हम कहते थे कि बच्चे को मना ही कर देना कि आप बच्चे को लेकर ट्रैवल ही क्यों कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आई वुड कंटिन्यू, आई माई सेल्फ हैव विटनेस के हम एक प्ले एरिया में थे, एक मॉल में, एंड एक वहाँ पे एक बच्चा वाज डायग्नोज्ड विद ऑटिज्म, माइल्ड ऑटिज्म था उसको, मगर उसकी ये टेंडेंसी थी कि वो जा के बच्चों को अप्रोच कर रहा था, बिकॉज मे बी वो थेरेपीज में जा रहा होगा, उसको सिखाया जा रहा होगा कि कैसे बात करनी है। आई माई सेल्फ हैव नोटिस कि बच्चे वर वेलकमिंग टू इट, और वहीं बाहर मैं जब पेरेंट्स के साथ खड़ी हुई थी, आई हैव सीन पेरेंट्स विद माई ओन आईज कि उन्होंने अपने बच्चों को वहां से इशारा किया, उसके साथ नहीं खेलो, उसको इधर आ जाओ, एंड आई जस्ट लुक्ड एट द पेरेंट, आई वाज लाइक मैम डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द चाइल्ड इज ट्राइंग टू डू, वो कोई हार्म नहीं कर रहा उसको, वो बात कर रहा है, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, उससे इंट्रोडक्शन ले रहा है, मतलब लोगों को ये लग रहा था एज इफ एग्जैक्टली कंटेजियस, एग्जैक्टली, बट द अप्रोच इज लिटरली शेम ऑन, आप ये न सोचें कि आज आपके घर में नहीं है, एग्जैक्टली, तो कल आपके घर में नहीं हो सकता, इट कुड बी योर नेफ्यू, इट कुड बी योर ग्रैंड चाइल्ड। आप जो आज बिहेवियर कर रहे हैं वही मजहब वाली बात, इट विल कम बैक टू यू, आप किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आप पेरेंट हैं, ठीक है, आई एम अ सिस्टर टू एन ऑटिस्टिक गर्ल एंड यू आर अ फादर टू एन ऑटिस्टिक बॉय, कब सबको लगा, व्हेन डिड इट हर्ट द मोस्ट, सबसे ज्यादा आपको कब हर्ट हुआ, आपको गुस्सा आया लोगों पे? Several times, not once. A very rude comment from someone you know very well. How can a comment like this come from someone you know so well? Someone, एक शायद अनपढ़ इंसान या जिसको अवेयरनेस ना हो, उसका कमेंट आ जाए बुरा नहीं लगता, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान, तमीज़ वाला, बहुत सारे, मतलब अब शो पे मैं क्या नाम लूँ, लेकिन ये है कि वेरी हर्टिंग, मतलब इट हर्ट्स यू। आप लोग को फयाजुल हसन चौहान साहब की वो वीडियो तो याद होगी जिसमें उन्होंने किस तरीके से कह दिया था, और ऐसे ऊंचे और बरमला इजहार करते हुए कि जी ये माँ बाप की आजमाइश है, बेसिकली ऐसे लोग हमारे लिए आजमाइश होते हैं कि ये ऐसे लोगों के साथ हमें उसी फिजा में सांस लेना है, ऐसे माँ बाप को, ऐसे लोगों को सलाम है जो इस बच्चों की तरबियत इस तरह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, माँ बाप को, अच्छा मुझे बगैर कुछ, खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में बगैर कोई सपोर्ट के, मुझे पता चले, अगर फर्ज करें कि मेरे घर में या मेरे आसपास कोई बच्चा ऐसा ऑटिस्टिक है, एंड फर्ज करें लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सिवियरली ऑटिस्टिक चाइल्ड, हाउ कैन आई गो, मैं उसकी माँ को कैसे अप्रोच कर सकती हूँ, मैं उसको सपोर्ट का इजहार करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, और मुझे मेरे बच्चे को और ख़ुद को कैसे प्रिपेयर करना है कि मैं उस एक बच्चे के लिए एक अच्छी सपोर्ट साबित हूँ, कि मैं भी उस बच्चे की डेवलपमेंट में कोई किरदार अदा कर सकती हूँ, उसकी दोस्त बन सकूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? देखें, जैसे हमने शुरू में मैम ने भी बताया था, डॉक्टर साहब ने बताया था, देयर आर फ्यू रेड फ्लैग्स, देयर आर फ्यू डिफरेंसेस, किसी भी इंसान को पहचानने के लिए, उसके साथ अडैप्ट करने के लिए ना, आप अगर डिफरेंसेस समझ लें तो आपको उससे बात करना, उसको समझना, उसको फैसिलिटेट करना आसान हो जाता है। तो ऑटिज्म फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनको कनेक्शन बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, कम्युनिकेशन में, एक नए इन्वायरमेंट में ट्रांजिशन में डिफ़िकल्टी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्लासरूम रूल सेट करते हैं, टीचर को बहुत ज़्यादा उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बट ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स आर मोर इंक्लाइंड लर्निंग विजुअली, राइट? तो हम कुछ नहीं करते, हमें टीचर को ये बताना ही होता है ना कि ओके इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस एक्टिविटी, राइट? तो ये तो मुझे अनाउंस करना ही है, तो कितना टाइम लगेगा मुझे एज ए टीचर ये ट्रेन करने में कि मेरी क्लास में एक चार्ट लगा हुआ है और मेरी क्लास में ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं बजाय से वर्बली बोलने के उस पिक्चर की तरफ इशारा कर दूं कि ओके इन 10 मिनट्स हम ये एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं। यू आर फैसिलिटेटिंग देम। फॉर अ पेरेंट, एक बच्चे को, एक माँ को ये बताते रहना कि आपका बच्चा बैठता नहीं है, आपका बच्चा एक ही चीज़ में लगा रहता है,
rather than that वो माँ कितनी दफा ये बात सुनेगी, उस माँ को बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरा बच्चा इजीली अडैप्ट नहीं करता, और वो 100 दफा सुन चुके हैं। एग्जैक्टली, मेरा बच्चा दोस्त नहीं बनाता, मेरा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता. She's been there. She's dealing with the child. You're not a You're not news. helping her. Exactly. आप अगर उसको ये बोले कि मैम आई नो कि आपकी ये स्ट्रगल रहती है कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं बनाता, बट लेट मी टेल यू वी डिड दिस एक्टिविटी और उसमें योर किड पार्टिसिपेटेड एक्सेप्शनली वेल. यू नो, हम हर बात में एग्जैजरेट करते हैं. ब्रेक लेनी है, यही बात की डील कैसे करना है, कैसे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल हम जो छोड़ के गई थी और जिस सवाल को मैं कंटिन्यू भी करूंगी, तो मुझे मेरी टीम बता भी देंगी, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम बात करें अस्मा आफाक से भी, जिनके साथ ये वाक़या हुआ था उस दिन मॉल में, जिनके बेटे को प्ले एरिया मेंटेन नहीं होने दिया था. लेकिन वो जो सवाल है ना कि हमने डील कैसे करना है, हमने बात कैसे करनी है, तो एक तो है कि जब आपने कहा कि ब्रेक कैसे करनी है, उस पर भी बात की, अब हम डील कैसे कर रहे हैं उससे, ये बड़ा ज़रूरी है. तो वेयर आई लेफ्ट वाज कि हम आम जिंदगी में इतनी एग्जैजरेशन करते हैं ना, किसी को प्लीज करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, नॉट नेसेसरीली कि हमारी नीयत गलत हो, लेकिन उसका दिल रखना. तो आई थिंक टीचर्स, पेरेंट्स, इवन सोसाइटी, आप किसी का दिल रखना, जैसे आपने भी मेंशन किया कि कितना मुश्किल है हमें उस माँ की तरफ देख के ये कह देना कि नहीं इट्स ओके, मेरे घर पे आए हो ना, मेरा घर, उस बच्चे का घर, आप आराम से बैठो, खेलने दो. अरे इसी बात में मुझे याद आया कि मेरी मौसम से बहुत पुरानी दोस्ती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था बेटे के बारे में ना कभी इसने बताया, ना कभी मैंने पूछा, और वो बहुत कम हमारे सामने आता था, तो हमें इतना आइडिया नहीं होता था. तो एक बार कोविड था आई थिंक, जब तुम अपने बच्चों को छोड़कर गए थे, बारिश पड़ी थी, जब बारिश थी शायद, हाँ, तो ये बच्चों को ना हमारे घर भेज दिया, शायद लाइट वाइट का कोई इशू था, कोई मसला था. अच्छा, थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि इब्राहिम अपने ना टॉयज लेकर आ रहा है, और जन्नत भी आकर बाहर बैठी हुई है और बातें कर रही है. तो मुझे अजीब सा लगा, मेरे बच्चे नहीं निकलते ज़्यादा कमरों से ना, तो मैंने कहा कि इनको तो इतना इंटरेस्ट नहीं होता, ये कैसे आके बच्चों के बीच में बैठ के खेल रहे हैं ना. तो मैंने ऐसी जन्नत को कह दिया, मैंने कहा जन्नत तुम भी आज बाहर आके खेल रही हो. तो फिर मैं किचन में आ गई थी, मामा उसको स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत है, और प्लीज़ आप मुँह ना बनाइएगा कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग. मैंने कहा किस बात का मुंह, यही कि हम बाहर क्यों आए अपने कमरों से क्योंकि वो कमरों से निकलते नहीं. बच्चे वैसे माशाल्लाह बहुत बताया, हमने बच्चों को बताया था कि बेटा स्माइली और स्पेक्ट्रम पर है, तो माशाल्लाह चिल्ड्रन आर वेरी वेल बिहेव्ड आल्सो, और वेरी अच्छे स्कूल में भी जाते हैं, तो दे आर बीइंग वेरी, मेरी बेटी ने बताया, इसने नहीं बताया. और जवेरिया का तो वैसे भी, जब भी मेरा बेटा इनके घर गया, मेरी पूरी फैमिली रादर वेरी वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि मैंने उनको देख के मैंने कहा हैं तुम लोग कमरों से बाहर कैसे आए हो? कहती मामा नहीं यूं नहीं करियो, नहीं एज अ पर्सन आल्सो शी इज अ वेरी नाइस पर्सन. तो वही वाली बात है कि अगर आप डिफरेंसेस समझ लें, हर इंसान मुख्तलिफ होता है. वैसे भी आप अगर एटिपिकल को भी ले लें, वो भी नॉर्मल जिसको हम लेबल करते हैं, आई डोंट लाइक टू यूज दिस वर्ड बिकॉज मेरे हिसाब से वी डोंट नो व्हाट इज नॉर्मल. जी जी, कि नॉर्मल किसे कहते हैं. थोड़े अर्से पहले हम जो बच्चा बहुत सवाल करता था उसको हम खामोश करा देते थे कि बहुत सवाल करता है, इतना इरिटेट करता है, और आज हम उसी बच्चे को जीनियस कहते हैं कि क्या क्यूरियोसिटी है बच्चे की, कहाँ से लाता है सवाल. तो व्हाट इज नॉर्मल? देयर इज नो नॉर्मल फॉर मी. इट्स अ वेरी रिलेटिव टर्म. मेरे लिए एक ऐसा बंदा जो कि हर एक को नुकसान पहुंचा रहा है, जो हर एक के हर एक के बारे में बुरा सोची जा रहा है, और जिसके सारे के लिए नफरत है, मुझे वो नॉर्मल नहीं है. Exactly. वो मुझे एबनॉर्मल लगता है, और वो नॉर्मल भी अपनी फितरत की वजह से. एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो आपने कहा कि हम कैसे पेरेंट को सपोर्ट करें, तो हम इस मौके पे हमें बजाय इसके कि हम उस बच्चे को डायरेक्टली सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हम पीछे बात करके आए हैं कि उसको सोशलाइजेशन का मसला है, उसको नए लोगों से मसला है, उसको नए एनवायरनमेंट से मसला है, उस वक्त उसके पेरेंट को सपोर्ट करने की कोशिश करें. उसे एक गिलास पानी दे दें, उसको एक काम कॉर्नर दे दें, ताकि उस वक्त वो अपने बच्चे के साथ डील कर सके. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे प्रिवेलेंस की. प्रिवेलेंस बढ़ती जा रही है, अभी ये 1 in 50 हो रहा है. कुछ देखें
देखें बढ़ इसलिए रही है बेसिकली, एक तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कल आई वाज सिटिंग विद फ्यू मदर्स, तो उनमें से मुझे एक ये भी आया कि जी कहते हैं कि जी प्रेगनेंसी में फिश और ये प्रॉन वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए क्योंकि मरकरी है, और शायद ये भी एक रीज़न है कि जो जिसकी वजह से देखिए लेड, मरकरी, ये सब देखिए हमारे पास अभी तक मसला क्या है कि क्योंकि हमारे पास रिसर्चेज में कंट्रोल्ड ग्रुप नहीं है। एग्जैक्टली। हम बच्चे को जेनेटिक टेस्ट भी करा लेते हैं, थेरेपी भी देते हैं, ऑल्टरनेट मेडिसिन पे भी चले जाते हैं, और डिफरेंट मेडिकेशन जो है हमारी डाइट जो है उस पर भी चले जाते हैं कि डाइट ऐसी देनी है, ग्लूटेन रोकना है या मीठा रोकना है, ये चीज़ें। तो कंट्रोल ग्रुप तो आ नहीं रहा सामने। जब तक कंट्रोल ग्रुप नहीं आएंगे तब तक किसी एक चीज़ की रिसर्च आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी कि ये ऐसा फैक्टर था जिसने कंट्रीब्यूट कर दिया। तो लेड को, मरकरी को, ये सब एक फैक्टर्स, क्योंकि जैसे जैसे फर्टिलाइजर्स बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी डाइट में ये चीज़ें तो बढ़ती जा रही हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ कि जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंजेस में जहाँ स्पीशीज खत्म होती जा रही हैं, हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर भी आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। देखें आएगा तो जो हमारा सारा जो सर ने कहा ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रही है, चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं बहुत ज़्यादा, हम नेचुरल चीज़ों से आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। हमारी तो सब्जियां जो है बिल्कुल वो भी अब नेचुरल नहीं है। एग्जैक्टली।